स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के समस्त नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पुरुषोत्तम मास के इस पावन पर्व पर हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण जी के सादर नमन व वंदन करते हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको स्वरों का वर्गीकरण का स्थान बताएंगे। पिछली कक्षाओं में हमने औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से चल व अचल अवयव हमारी बोलने की स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। आज हमने ये चार्ट लगाया है। इसमें स्वरों के वर्गीकरण के लिए हम स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती है। मौखिक स्वरों में ये गूंज मुख विवर में होती है और अनुनासिक स्वरों में गूंज मुख विवर और नासिका विवर दोनों में होती है। मुख विवर में गूंज मुख विवर के स्वरूप पर निर्भर करती है। वह चौड़ा होगा तो एक प्रकार की गूंज होगी तथा सकरा होगा तो दूसरी प्रकार की गूंज होगी। इसका आशय यह है कि किसी भाषा में जितने स्वर होते हैं उसके उच्चारण में उसी प्रकार के स्वरूप मुख विवर को देने पड़ते हैं। मुख विवर का तात्पर्य है मुंह को खोलना और बंद करना। यह स्वरूप नीचे का जबड़ा है हमारा, जीभ है, कोआ है, ओष्ठों की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त स्वर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि गूंज कब तक हो रही है। इन दृष्टियों से स्वरों के वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर किया जा सकता है। हमने स्वरों के वर्गीकरण के लिए ये चार्ट लगाया है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि जीभ के भाग की स्थिति में किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो किसी के में मध्य और किसी में पश्च। इस आधार पर ये स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जैसे हिंदी में ई, उ, ए। मध्य स्वर जैसे आ, पश्च स्वर जैसे उ, ओ, औ, आ। व्यत भाग की स्थिति, जीभ का व्यत भाग चाहे वह अग्र हो, मध्य हो या पश्च हो, कभी तो ऊपर तालु के काफ़ी ऊपर चला जाता है, तब संवृत स्थिति होती है। कभी बिल्कुल नीचे रहता है तो विव्रत स्थिति होती है, और कभी संवृत के पास रहता है तो अर्ध संवृत स्थिति में आता है, और कभी विवृत के पास रहता है तो अर्ध विवृत स्थिति में आता है। इस प्रकार चार भेद हुए। संवृत स्वर जैसे हिंदी ई, उ। अर्ध संवृत स्वर जैसे हिंदी ए और ओ। अर्ध विवृत स्वर जैसे हिंदी ए, आ, औ, आ तथा विवृत स्वर जैसे हिंदी आ। ओष्ठों की स्थिति, ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में उ, ओ, आ तथा जिनका बिना ऐसा किए उच्चारण होता है उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में आ, ई, ए कहते हैं। मात्रा का अर्थ है स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा से है। इस आधार पर मुख्यतः दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे हिंदी में आ, ई, उ तथा दीर्घ स्वर हिंदी में आ, ई, उ, ए।
और गौणतः दो भेद होते हैं। ह्रस्वाद स्वर जो स्वर से भी कम समय में उच्चरित हो, जैसे कुछ लोगों को उच्चारण में ब्रह्म, सम्य, विश्व आदि के अंत में सुनाई पड़ने वाला अ, अथवा आदि बहुत से लोगों के उच्चारण में प्रारंभ में सुनाई पड़ने वाली बहुत हल्की सी ई। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लुत स्वर के अंतर्गत जो दीर्घ से भी कुछ दीर्घ हो, ओम में ओ ऐसा ही स्वर है जिसके बाद का 3 प्लुत का द्योतक है। एस्तोनियन भाषा में प्रायः सभी स्वरों में बीच में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर मिलते हैं। कौवे की स्थिति, इस आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। मौखिक स्वर जिसके उच्चारण के समय कौवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर देता है और सारी की सारी हवा मुंह में से निकलती है। हिंदी के अ, आ, ई आदि ऐसे ही स्वर है। अनुनासिक स्वर जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, अतः हवा का कुछ अंश नाक से भी निकलता है। हिंदी के आंग, अंग, ई, ऊ, ए आदि स्वर ऐसे ही हैं। अनुनासिक स्वर 2 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्ण अनुनासिक स्वर जैसे हाँ और आ, अल्प अनुनासिक स्वर जैसे राम का आ। जीभ के चल और अचल होने के आधार पर, इस आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। मूल स्वर जिसके उच्चारण में जीभ अचल रहती है अर्थात किसी एक स्थिति में रहती है। हिंदी के मानक रूप में सामान्यतः सभी स्वर ऐसे ही हैं। ऊपर का स्वर चतुर्भुज में गुणे के चिन्ह द्वारा जीभ की अचल स्थिति दिखाई देती है। संयुक्त स्वर ऐसे स्वरों के उच्चारण के समय जीभ एक स्वर स्थिति से चलकर दूसरी स्वर स्थिति में आ जाती है। हिंदी में वैयाकरण के ए के उच्चारण में जीभ की अ की स्थिति अ से ई की स्थिति की ओर आती है। इसी प्रकार कौवे में औ में अंग से ऊ की ओर जाती है। हम नीचे चित्र में देखते हैं ये स्थिति, ये नीचे का चित्र है जिसमें हम ये स्थिति देखते हैं। वैयाकरण में ए का उच्चारण और कौवे में औ का उच्चारण किस तरह से होता है और जीभ और स्वर के स्थान कैसे परिवर्तित होता है। मुंह की मांसपेशियों की शिथिलता, दृढ़ता, इस आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। शिथिल स्वर जैसे आ, ई, ऊ आदि ह्रस्व स्वर, दृढ़ स्वर जैसे ई, ऊ आदि दीर्घ स्वर। सभी स्वर समान रूप से शिथिल या दृढ़ नहीं होते, इसलिए गहराई में जाकर इनके पूर्ण तथा अल्प आदि कई उपभेद किए जा सकते हैं। कुछ लोग केवल संवृत स्वरों का ही इस दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं। अब हम स्वर तंत्रियों की स्थिति के बारे में विचार करते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्वर तंत्रियों में घोष और अघोष पर हम विचार कर चुके हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। घोष स्वर प्राय सभी भाषाओं में सभी स्वर घोष होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के बहुत निकट होती हैं। अघोष स्वर अपवाद स्वरूप कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से इतनी निकट नहीं होती कि उनके बीच से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रियों से किनारों से टकराकर घर्षण करती हुई निकले। ऐसे स्वर को फुसफुसाहट वाला स्वर या जपित स्वर भी कहते हैं। अवधि में जाति, होयु के ई और ऊ ऐसे ही स्वर हैं। अघोष स्वरों को प्राय नीचे छोटा व्रत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ मैं स्वर तंत्रियों की स्थिति का ये जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था ये चार्ट देखते हैं कि स्वर तंत्रियों का उच्चारण स्थान क्या क्या है और किस तरह से स्वर यंत्र हमारे उच्चारण स्थान को सुनिश्चित करता है।
इसी प्रसंग में हम मर्मर स्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसे अधिकांश विद्वानों ने घोष और जपित के बीच की स्थिति माना है, इसलिए इसे अर्धघोष कहते हैं। इसके साथ एक रगड़ जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसमें हवा का दबाव घोष और जपित दोनों प्रकार के स्वरों से कुछ कम होता है। बलाघातहीन अक्षर के स्वर कभी कभी ऐसे होते हैं, जैसे पोटैटो के प्रथम ओ का स्वर कुछ लोगों के अनुसार ऐसा ही है। बीमार या कमज़ोर व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाले अधिकांश स्वर इसी प्रकार के हो सकते हैं। हिंदी में यह, वह आदि शब्दों में जब ह प्राय अनुच्चरित सा होता है, पूर्ववर्ती अ मर्मर स्वर हो जाता है। भाषा के विकास में मर्मर स्वर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। मर्मरता की कमी पेशी के आधार पर कई प्रकार के मर्मर स्वर हो सकते हैं। अब हम मान स्वर पर भी चर्चा करेंगे। मान स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो किसी भाषा विशेष के नहीं होते, बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान निर्धारण के लिए बनाए हुए मापदंड हैं। इन्हें मानक स्वर या आदर्श स्वर भी कहा जाता है। सबसे पहले स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का ठीक ठीक अध्ययन करने का प्रयास 1653 के आसपास जॉन वालिस ने किया। फिर स्वाबियन विद्वान हेलबेग ने जीभ की स्थिति का अध्ययन करके एक स्वरों के उच्चारण का एक त्रिभुज चित्र बनाया। स्वर त्रिभुज की परंपरा का प्रारंभ यहीं से है। इस आधार पर प्राय स्वर चतुर्भुज को आज भी स्वर चतुर्भुज कहा जाता है। आगे चलकर डैनियल जोन्स तथा उसके सहयोगियों ने विभिन्न भाषाओं में स्वरों के वर्गीकरण के समय एक्सरे फोटो लेकर उसका औसत निकालकर स्वरों के वर्गीकरण के समय जीभ की स्थिति को निर्धारित किया और स्वरों का स्वाभाविक स्थान, जिसे व्यवस्थित और सरल रूप में रखा जाता है, ये चित्र इस तरह से बनाया। यदि हम इस चित्र को ये कर देते हैं तो स्वरों के स्थान की स्थिति बदल जाती है। जैसे आ, ओ, उ। जैसे यहाँ उ, औ, ओ। आ जाएगा। यदि हम इस चित्र को इसके अंतर्गत देखते हैं, स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत, जहाँ सबसे पहले अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, सबसे ऊपर सम्मत स्थिति है, अर्धसम्मत स्थिति है, अर्धविवृत है और विवृत स्थिति है। इसमें जो मुंह खुलता है, मुंह खुलने का क्रम भी उसी तरह से है, छोटा या बड़ा। अब हम अप्रधान या गौण मान स्वर का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनमें केवल 7 ही ऐसे हैं जिसमें मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग संसार की भाषाओं में होता है। अतः गौण मान स्वर 7 ही माने गए हैं। जो स्वर ई के स्थान पर हैं उनमें अन्य सारी बातें ई जैसी होती है, केवल ओष्ठ ऊ की तरह व्रतमुखी होते हैं। इसी प्रकार ए के स्थान वाले स्वर में
ओष्ठ ओ की तरह व्रतमुखी होते हैं, ए के स्थान में वाले में आ की तरह। इसी प्रकार पश्च गौण मान स्वरों में भी केवल ओष्ठ का अंतर होता है। इनमें ओष्ठ क्रम से अग्र की भांति होते हैं। गौण मान स्वरों से मिलती जुलती दर्भ में आज हम श्रुति का भी अध्ययन करते हैं। लिखने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जल्दी में दो शब्दों या दो वर्णों के बीच एक की समाप्ति के बाद और दूसरे के आरंभ के पूर्व झटके से एक निरर्थक लाइन खिंच जाती है। उसी प्रकार बोलने में उच्चारण अवयव जब एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिए नई स्थिति में जाने लगते हैं तो कभी कभी हवा के निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है जो वस्तुतः उस शब्द में नहीं होती। ऐसी अकस्मात आ जाने वाली ध्वनि श्रुति कहलाती है। ऐसी ध्वनियाँ सर्वदा दो ध्वनियों के बीच में ही न आकर कभी कभी किसी ध्वनि के पूर्व भी आ जाती है। पूर्व में आने वाली श्रुति पूर्वश्रुति या अपश्रुति कहलाती है, जैसे सटेशन, सकुल, स्नान आदि में आरंभ के पूर्व पूर्वश्रुति, उसे हम स्टेशन, स्कुल, स्नान कहते हैं। असावधानी, आलस्यपूर्ण, ढीले उच्चारण में ये अधिक स्पष्ट होती है। ये श्रुति अन्यों की भांति अनायास है। यद्यपि इसके कारण आदि स्वर आने से व्यंजन गुच्छ टूट जाता है और एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है, जैसे सटेशन 2 अक्षर, स्टेशन 3 अक्षर, इस प्लस टे प्लस शन 3 अक्षर, अस्थि से हड्डी, उल्लास से हुल्लास, उधर से उधर आदि पुरुषति ही है, जैसे आगम भी कहा जाता है। इसके मूल में भी ढीलापन या आलस्य आदि है। एक प्रकार की श्रुति शब्द के आरंभिक मौन तथा प्रथम ध्वनि के बीच उच्चरित हो जाती है। विद्वानों ने श्रुति का दूसरा भेद बाद की श्रुति, पश्च श्रुति, परम श्रुति या पश्चात श्रुति रखा है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें ये विचार रखते हैं कि इसका तात्पर्य पश्च श्रुति न होकर मध्य श्रुति होना चाहिए। अग्र स्वर के साथ या तथा पश्च स्वर के साथ व इस प्रकार सुने जाते हैं। ई, आ, किया, ई, ओ, जियो के बीच में य तथा उ, आ, हुआ के बीच व। जेल से जहल में हा भी इसी प्रकार का है। वस्तुतः यह परश्रुति नहीं है, क्योंकि अंत में यदि उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुति का आगम नहीं होगा, जैसे ई, ए, लिए, उ, ई, हुई। इस प्रकार दोनों ओर की ध्वनियों का इस श्रुति में हाथ है, अतः इसे मध्य श्रुति ही कहना चाहिए। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि परश्रुति होती ही नहीं, वो होती है, किंतु प्राय अत्यंत शीर्ण होती है। आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में असंयुक्त व्यंजन हिंदी शब्दों के अंत में सुने जाने वाला स्वास्थ्य ब्रह्म यही है। इसी प्रकार श्रुति के 2 भेद नहीं माने जाने चाहिए जैसा कि विद्वानों ने माना है, बल्कि इसके 3 भेद माने जाने चाहिए: पूर्व श्रुति, मध्य श्रुति और परश्रुति। स्वरानुक्रम पर हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि जब 2 या अधिक स्वर के एक के बाद एक आते हैं तो इस स्थिति को स्वर संयोग या स्वर क्रम कहते हैं। जैसे हिंदी में आओ, आइए आदि, इसमें स्वरों के गुण में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। संयुक्त स्वर या संध्यक्षर 2 स्वरों के संयुक्त रूप को कहते हैं। संस्कृत में अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ औ, इसी रूप में संयुक्त स्वर हैं। हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। इस संबंध में कुछ विशेष बातें रेखांकित करती हूँ। संयुक्त स्वर में 2 स्वर एक में मिल से जाते हैं, स्वरानुक्रम की तरह क्रमशः अलग अलग नहीं आते। मूल स्वर या समानाक्षर में जीभ एक स्थान पर अचल रहती है, किंतु संयुक्त स्वर में वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्वर स्थान की ओर शीघ्रता से जाती है और जीभ के इस जाने की स्थिति में ही उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार मूल स्वर के उच्चारण में जीभ अचल रहती है तो संयुक्त स्वर में चल, इसलिए संयुक्त स्वर को विसर्प कहते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में के समय जीभ सरकती रहे।
संयुक्त स्वर में दोनों स्वर मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं। संयुक्त स्वर का पहला स्वर अधिक मुखर हो तो संयुक्त स्वर को अवरोही कहते हैं। संयुक्त स्वर में इससे अधिक मुखर हो तो आरोही और दोनों बराबर हो तो सम कहते हैं। संयुक्त स्वर के गौण स्वर को व्यंजनात्मक अथवा अनाक्षरिक स्वर कहते हैं। अपवादतः कभी कभी 2 से अधिक स्वरों का भी संयुक्त स्वर प्रयुक्त होता है।